देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था आपका यूरोप पॉलिटिकल में क्या क्या जाना था आपका। यूरोप को हम लोग किस किस फिजिकली डिवाइड करते किस किस रीजन में। तो जिसमें आपका ऊपर वाला रीजन ये कौन सा था, कौन सा था ये वाला, आइबेरियन पेनिनसुला, दिस वन लोलैंड कंट्रीज, ये वाला इटालियन पेनिनसुला या फिर आपका एपेनाइंस, और इसको एल्पाइन कंट्रीज जो आल्पस के किनारे किनारे के ये वाले बाल्कन कंट्रीज, और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग आपके ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, यानी कि पूर्वी यूरोप। तो इस रीजन को हमने आपका डिवाइड किया था किसमें, आपका पॉलिटिकली और इसमें फिजिकली, दोनों का आपका मिक्सअप था इस रीजन में। आज हम जानेंगे आपका यूरोप में कौन कौन सी विशेष चीज़ें पाई जाती हैं और विशेष तौर पर आपके कुछ मेंशनेबल जो हैं, ठीक। अब मेंशनेबल कौन कौन सी उसमें हम लोग एक करके जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत ऊपर से करते हैं। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं नॉर्वे, और नॉर्वे पर यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, इसको क्या बोलते हैं, एटलस में देखिए अपने उसमें लिखा होगा जोलन माउंटेन्स, लिखा है कि नहीं, जोलन माउंटेन्स। देखो भी सरोज भाई, ये देखो कैसे भी उनके बच्चों की लाइट जले, रोशनी नहीं जा रही उन तक। ये वाली लाइट भले ही बंद हो जाए लेकिन वो वाली जला लीजिए। ठीक है, और मार्कर बदल दीजिए, मार्कर नहीं दूसरा ब्लैक, ब्लैक मार्कर दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या कहा नाम था, इसका नाम है आपका जोलन माउंटेन्स। तो जोलन माउंटेन जो है आपका नॉर्वे के कोस्टल एरिया के किनारे किनारे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाता है कौन सा आपका, ये है ब्रिटिश आइले। तो ब्रिटिश आइले में आपके 4 छोटे छोटे किंगडम थे और आपके दो इंडिपेंडेंट नेशंस। और वो किंगडम कौन कौन से थे, ऊपर वाला स्कॉटलैंड, इधर वाला इंग्लैंड, ये वाला वेल्स, इधर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये वाला आयरलैंड, ठीक। तो इसमें जो डिविजन्स थे उसमें हमने जाना था। तो देखिए यहाँ पर है लंदन, तो लंदन के किनारे एक नदी फ्लो करती है, उस नदी का नाम क्या है, हम उसे बोलते हैं आपका थेम्स, या फिर लिखा मिलेगा टेम्स, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है आपके इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से और हमारे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है टेम्स नदी से। टेम्स आपकी दुनिया की पहली बायोलॉजिकली डेड रिवर थी, यानी एक टाइम पर आपकी टेम्स की हालत वो थी कि जो आज हमारे यहाँ पर आपकी यमुना, साबरमती, दामोदर और स्वर्ण रेखाओं नदियों की है, यानी नाले से भी बदतर वाली हालत। फिर बाद में क्या हुआ, वहाँ के लोग जागरूक हुए, सरकार जागरूक हुई, जन आंदोलन चला पूरा, और आज टेम्स नदी को दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में गिना जाता है, सबसे साफ और प्यूरिफाइड रिवर्स में गिनती होती है। और ये क्या है, ये बिना किसी जन आंदोलन के, बिना किसी आपकी सार्वजनिक भागीदारी के संभव नहीं है। तो हमें विशेषकर भारत को उससे बहुत सीखने की जरूरत है। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री आपके अखिलेश यादव जी वहाँ से सीख कर आए। एक बार लंदन घूमने गए बच्चों के साथ में, उन्होंने देखा आपके टेम्स के किनारे बड़ा बड़ी आपके अच्छे हैं, उसी तरीके का रिवर फ्रंट उन्होंने कहाँ बना दिया, लखनऊ में, जैसे बोलते गोमती रिवर फ्रंट, याद है ना। तो वो चीज़ ठीक है, अच्छी है, लेकिन क्या है कि नदियों की जब तक हालत सही नहीं होगी इस तरह का, तब तक कोई प्रोजेक्ट भारत में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा। अब वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, जैसे गोमती रिवर फ्रंट जो लोग लखनऊ गए होंगे उन्होंने देखा होगा, अच्छा लगता है, ठीक, लेकिन नदी में झाँक कर देखो तो मन कड़वा हो जाता है उसको देखकर। तो जितनी सुंदरता नदियों के किनारे है, नदी में उतनी बेकार हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी, आपकी टेम्स रिवर। और वहाँ पर कौन सी थी आपकी, ऊपर था माउंटेन कौन सा, जोलन माउंटेन्स। तो ऐसे ही और भी कई सारी नदियाँ, यहाँ पर एक नदी बहती कौन सा, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं, पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ पर एक नदी फ्लो करती है, इसका नाम होगा टेगस। अब देखिए आपके उसमें दिख जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, टेगस रिवर, ठीक। दूसरी चीज अब यहाँ पर देखेंगे, इस वाले रीजन को इसको बोलते हैं कौन सा देश है, ये फ्रांस। तो फ्रांस में एक नदी फ्लो करती होगी यहाँ पर, इसका नाम है सीन नदी, दिख रही है कि नहीं, सीन नदी। तो सीन नदी फ्रांस की इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जैसे कि आपकी इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी, टेम्स। बात क्लियर, ठीक। ऐसे ही आइबेरियन पेनिनसुला की इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी, टेगस, ठीक है।
इसको थोड़ा फोकस देखिए जरा, अगर सही हो जाए तो और क्लियर हो जाए तो। थोड़ा सा और देखिए। नहीं तो रहने दीजिए, चलिए। वो कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। अच्छा, जंग लग गई क्या इसको भी? ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है। थोड़ा सा और, आपकी मेहनत सफल होगी। हाँ ठीक, रहने दीजिए, बस इतने से ही काम चल जाएगा, सही है। ठीक है, पता लगा कि ना माया मिली ना राम। ठीक है, ठीक है, तो इतने से ही चल जाए वही ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने आपकी 2 रिवर्स देखी। यहाँ पर आपकी इधर थी कौन सी? थेम्स, इधर थी टेगस, और तीसरी थी यहाँ पर सीन नदी। ठीक, इससे इधर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर एक नदी होगी जर्मनी में जो आपके यहाँ से निकलती है, इसको देखेंगे आप गौर से, तो इसमें होगा जिसका नाम है राइन नदी। ठीक, कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी पूरे यूरोप की सबसे, नहीं दिख रहा? ठीक, तो तुरंत तिरछा ही रहने दीजिए। ठीक है, जो राइन नदी है वो पूरे यूरोप की सबसे व्यस्त नदियों में गिनी जाती है वाटर वे के मामले में। यानी वहां से बड़े बड़े कंटेनर्स, आपके बड़े बड़े लोडिंग होती है कहां पर? आपके नदी के रास्ते से। हमारे पास कई सारे परिवहन के साधन होते हैं, संचार के, आपके ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे एयर रूट होता है एक, बड़े कार्गो विमान में आपका सामान ला दिए और एक जगह से दूसरी जगह भेज दीजिए। एक होता है आपका सड़क परिवहन जिस पर हम लोग चलते हैं, दूसरा होता है आपका रेल परिवहन, और तीसरा होता है कौन सा? आपका वाटरवे। तो वाटरवे जो आपके जलमार्ग जो होते हैं वो सबसे सस्ते साधनों में गिने जाते हैं, यानी जो कॉस्ट आपकी सड़क मार्ग से आएगी उससे कहीं ज़्यादा सस्ता और काफ़ी सस्ता पड़ेगा कौन सा? रेल, आपका जलमार्ग। ठीक है, तो राइन नदी क्या है आपका? यहाँ से इस एरिया से, अभी थोड़ा बाद में और जिक्र करूंगा कि आपके राइन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी यहाँ पर एक नदी है जिसमें इटली में, जिसका नाम है पो नदी। ठीक, पो की आपकी इंपॉर्टेंस वही है जो इंडो चाइना में मेकोंग की थी, इंडिया में गंगा की है। पो नदी को बोला जाता है इटली की गंगा। जैसे हम लोग इंडो चाइना में बोलते थे किसको? मेकोंग को गंगा बोलते थे, उत्तर आपके दक्षिण पूर्व की गंगा, उसी तरह इसको बोलते हैं आपकी गंगा। कहाँ की? इटली की। बात क्लियर? ठीक। उसके बाद यहां पर देखो तो एक नदी आती कौन सी? जो रसिया है। रसिया के आपके 2 भाग है, आपके एशिया में जो पार्ट है रसिया का, हम उसको बोल देते साइबेरिया, और रसिया का जो पार्ट यूरोप में पड़ता है उसमें आपकी 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं। एक रिवर तो है यहां पर जिसका नाम है बोल्गा। ठीक, क्या नाम है? बोल्गा। जो बोल्गा नदी है वो आपकी जाके गिरती किसमें? कहां जाके? कैस्पियन सी में। ठीक, एटलस में अपने देखिए उसमें दिख रहा हो क्लियर आपकी कहां जाके गिरती है? कैस्पियन सी में। इसी के इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है आपकी कौन सी नदी? डॉन नदी। कौन सी नदी? डॉन नदी। और डॉन नदी कहां जाके गिरती है? यहां पर एक छोटा सा सागर जिसका नाम है एजोब सागर, ये काला सागर के ऊपर छोटा सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका नाम है आपका एजोब सागर। तो यहां पर बोल्गा और डॉन, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है। कहां पर? ये है रसिया के पार्ट में, आपके वेस्टर्न रसिया, पश्चिमी रसिया में। ठीक है, पश्चिमी रसिया में 2 इंपॉर्टेंट नदियां होने के कारण इसे काफी इंपॉर्टेंस मिलती है। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत है। हमने आपका एक पहले की दिन क्लास में जाना था जब रीजनल शुरू हुई थी कि एक कुछ देश होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश होना अपने आप में यूं समझिए किसी देश के लिए अभिशाप की तरह है। अगर कोई देश बहुत बड़ा देश है, छोटा देश है तो स्थल अवरुद्ध है तो ठीक है कि उतना एरिया इतना नहीं कि वो आपके समुद्र किनारे आ सके, लेकिन कुछ कंट्री हैं जो बहुत बड़े हैं लेकिन फिर भी उनके आसपास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, कोई तटरेखा नहीं है। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में देखते होंगे, आपके मिडिल सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान देखिए, उज्बेकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, कंपैरेटिवली बड़े देश हैं लेकिन उनके पास फिर भी कोई आपकी कोस्टल बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कोई सामान जाएगा तो आपके पड़ोसियों से हमें मित्रवत व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आने नहीं देंगे तो हमें सामान नहीं पहुंचेगा। और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप
पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट हों, यानी किसी दूसरे देश से आपके सामान नहीं मंगाएं या व्यापार ना करें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक, तो क्या किया आपके जो सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं, इन्होंने रसिया के साथ मिलकर, या रसिया ने कहें कि रसिया ने आपके आगे बढ़कर इनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया। अब कोई देश है आपका यहाँ से घुसेगा, इस रास्ते से यहाँ से आएगा और इस रास्ते से घुस के कहाँ जाएगा, डॉन में, और डॉन से फिर यहाँ पर एक नहर बना दी और उस नहर को नाम दिया गया डॉन वोल्गा कैनाल या डॉन वोल्गा नहर। और वो नहर क्या करेगी, फिर वोल्गा में जाइए, वोल्गा से कहाँ चले जाइए, कैस्पियन सी में, और कैस्पियन सी से मध्य एशिया के 2 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, एक तो है कजाकिस्तान और एक है कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, सिर्फ 2 देश जुड़े हुए हैं। उज्बेकिस्तान आपके कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ नहीं है, और किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान तो बहुत ही दूर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है आपका, इस रूट से जुड़ने के बाद जो घाटा कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को लैंडलॉक्ड होने के कारण था वो काफी हद तक कम हो गया या कंपेंसेट हो गया, यानी कह सकते हैं आपके उसकी जिम्मेदारी अब थोड़ी सी, मतलब उसका जो आपका खर्चा होना था अतिरिक्त वो कम हो गया। ठीक है, किसकी बदौलत, डॉन वोल्गा कैनाल की बदौलत। बात क्लियर। तो देखिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके बाद यहां पर एक रिवर आती है जिसमें आप देखते होंगे जिसका नाम होगा डेन्यूब रिवर। देख रहे हैं कि नहीं, यहां पर देखिए आपकी एल्प से निकलती है और आके गिरती है किसमें, पूरब की ओर बहती होगी। देखिए इसमें, देखिए बीच वाले में, जहां पर मैं आपको बताऊं फिजिकल देख रहे हैं ना यूरोप का एटलस, ठीक, तो उसमें देखिए कहीं पर जहां पर आपका ये वाले कंट्री हैं, कौन कौन सा, रोमानिया और ये वाला सर्बिया, आपके बुडापेस्ट वगैरह जो दिख रहे हैं कैपिटल्स, उनके बगल में देखिए। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी एक डेन्यूब रिवर, दिखिए कि नहीं, चलो नहीं दिख रही तो मैं दिखाता हूं, देखो फिर। कोशिश कर रहे हैं, देखो हो जाए तो। किस्मत आपकी खराब है, इसमें है ही नहीं वो वाला डायग्राम। ठीक, ठीक है, ये वाला क्लियर है डायग्राम क्या, हालत सबकी एक जैसी है, ये ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इन कंट्री को तो पहचान रही होंगे। ये वाला कौन सा है जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये है व्हाइट लेकिन है काला, हाँ ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर। और ये वाला ऊपर वाला कौन सा है, एजोब सी, ठीक, कौन सा, एजोब सी। तो यहां से एक नदी आपके, ये वाला जो सेंट्रल रीजन है ये है कौन सा, ये है एल्प्स, एल्प्स माउंटेन यानी कि आल्पस माउंटेन। पूरे यूरोप में सबसे ऊंचा वाला पार्ट यही है, एल्प्स माउंटेन। अब जाहिर सी बात है कि सारी नदियां किधर निकलेंगी, एल्प्स से निकल के इधर उधर जाएंगी, जो पॉइंट ऊंचा होता है उधर से तो नदियां निकल के बहेंगी, फ्लो करेंगी। तो इस एरिया में देखिए यहां से कौन सी निकली, इधर को चली जाती है सीन नदी, ठीक, इधर को चली गई राइन नदी, बात क्लियर, इधर को चली गई रॉन नदी, आपका इस एरिया में टेगस, बीच वाले में यहां से चलेगी तो कौन सी, पो नदी। ऐसे ही इस एरिया से नदी निकल कर जाती है, आप देखेंगे इसमें तो आपको इस तरीके से आपकी नदी मिलेगी, ऐसे जाते हुए यहां जाके गिरेगी, और ये है डेन्यूब रिवर। ठीक, डेन्यूब रिवर समझिए आपकी इंपॉर्टेंस इसकी बहुत हाई है, कारण इसके किनारे 5 अलग अलग राष्ट्रों की राजधानियां स्थित हैं। कौन कौन सी, यहां पर मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना, यहां पर मिलेगी आपको स्लोवाकिया की कैपिटल, यहां पर मिलेगी आपको हंगरी की कैपिटल, फिर मिलेगी सर्बिया की, और फाइनली मिलेगी किसकी, रोमानिया की। तो इन जब कंट्री से फ्लो होती है तो 5 कैपिटल किसी राज्य नदी के किनारे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और वो भी कंट्री कौन सी हो, साफ सुथरे वाले हों, यूरोप में ही ठीक ठाक कंट्री में गिनती आती है इनकी। ठीक है, तो कौन सी नदी है ये, कौन सी, डेन्यूब। ठीक, बात क्लियर। और डेन्यूब रिवर कहां जाके गिरती है, ब्लैक सी में। ठीक, तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और भी कई सारी रिवर्स हैं इस एरिया में, जैसे एक विस्टुला है जो यहाँ पर पोलैंड में फ्लो करती है, आप देखेंगे उसमें तो दिख जाएगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन कुछ है क्या है कि अब देखते हैं माउंटेन रेंजेस कौन कौन से। तो एक बार देखिए फिर से नजर मारते हैं, यहाँ पर कौन सी नदी, टेम्स, यहाँ पर कौन सी, सीन, यहाँ पर कौन सी, टेगस, इधर वाले में आपकी पो नदी,
ठीक, ये वाली रोन नदी, यहाँ से आपकी राइन नदी, राइन इधर रोन इधर, ठीक है, उल्टा है एकदम। राइन किधर जाके गिरेगी, ये वाला सागर कौन सा है, कौन सा सागर है ये, उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी। कौन सा, नॉर्थ सी। बात क्लियर, ठीक। तो जो नॉर्थ सी में जाके गिरती है कौन सी, राइन। इसके अलावा ये कौन सा है, ये तो कल भी डिस्कशन हुआ था, बाल्टिक सी, ठीक है। तो यहां पर इसके अलावा यहां से गिरती कौन सी, विस्टुला, इस साइड में गिरती है कौन सी, डेन्यूब। यहीं पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है नीपर, डी से शुरुआत होगी, नीपर, ठीक, नीपर पढ़ते हैं उसके लिए डी साइलेंट रहेगा। बात क्लियर, ठीक। तो यहां पर ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहां से फ्लो होकर जाती हैं। अब देखते कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज हैं इस रीजन में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जाना था यहां पर कौन सी माउंटेन रेंज है, जोलन माउंटेन्स। कहां पर, नॉर्वे में, ठीक। एटलस में देखिए उसमें दिख जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, जोलन माउंटेन्स। यहां पर देखेंगे तो यहां पर कौन से हैं, यहां पर दिख रहा हो ग्राम्पियन, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। यहां पर लिख रहा हो कैम्ब्रियन। और यहां पर देखेंगे स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे दोनों को अलग करता है कौन सा, कौन सा, कौन सा माउंटेन रेंज है, पायरेनीज। क्या लिखा होगा, पायरेनीज। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में भी कई बार आया कि स्पेन और फ्रांस के बीच में, या फिर पूछा जाए कि आपका फ्रांस को आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो वो कौन सी है, पायरेनीज, ठीक। अब इधर के लिए क्या बचा, इधर के लिए बचा स्पेन। तो स्पेन में यहां पर कई सारी माउंटेन रेंज आपको दिख रही होंगी जिसमें कुछ एक बहुत फेमस है। सबसे पहले यहां पर दिख रही होगी आपको सेंट्रल कॉर्डिलेरा। स्पेनिश लैंग्वेज में 2-3 वर्ड आएंगे, एक आएगा आपको सियरा, ठीक। तो सियरा के नाम से 2 माउंटेन रेंज होंगी, एक होगा सियरा मोरेना और एक होगा सियरा नेवादा, ठीक। दूसरा यहां पर एक वर्ड आएगा कौन सा, कॉर्डिलेरा, ठीक। अब कॉर्डिलेरा जो ऊपर की तरफ है उसका नाम क्या है, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, केंद्रीय कॉर्डिलेरा। और जो नीचे की तरफ है उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, बेटिकन कॉर्डिलेरा, ठीक। तो ये बिल्कुल आपके किससे, बॉर्डर इलाके से लगते हुए यहां पर माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बेटिकन कॉर्डिलेरा, और बीच में है उसका नाम क्या है, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, ठीक। अब देखिए मतलब क्या है सियरा और कॉर्डिलेरा का। सियरा मतलब होता है आपका रज्ड माउंटेन्स। रज्ड मतलब ऊपर से कैसे हो, कैसे हो, समतल ना हो, असमतल टाइप के, ठीक। ऊपर से उबड़ खाबड़ हो। तो जो उबड़ खाबड़ जो माउंटेन होंगे उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा कौन सा, सियरा। कॉर्डिलेरा का मतलब होता है जो पहाड़ी श्रृंखला काफी लंबी हो, जो लंबाई में होगी तो हम उसे बोलेंगे कॉर्डिलेरा स्पेनिश लैंग्वेज में। और आपकी जो रज्ड होगा, असमतल होगा, आपका सरफेस सही नहीं होगा, खुरदरा होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, सियरा। सो सियरा के नाम से आपके 2 हैं, सियरा मोरेना और सियरा नेवादा, ठीक। और कॉर्डिलेरा के नाम से आपके 2 हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, सेंट्रल और बेटिकन। एक ऊपर की तरफ यहां पर आपका एक और माउंटेन दिख रहा होगा, और इस माउंटेन का नाम क्या है आपका, कैंटाब्रियन। क्या लिखा है, कैंटाब्रियन। तो एग्जाम्स में आप जब सिविल देंगे तो उसमें देखेंगे कई बार आपको लगाने के लिए मिलता है, प्लेसेस के लिए, माउंटेन रेंज के लिए, नदियों के लिए, पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण। जिन्होंने आपके प्रीवियस ईयर देखा होगा उनके लिए पता होगा इस टाइप के सवाल। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, तभी ये कर सकते हैं आप। वरना पता लगा सी आपके कॉर्डिलेरा ऊपर पहुंचा दिया, मोरेना नीचे पहुंचा दिया, तो इसमें भी समस्या क्रिएट हो जाती है, ठीक। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा वाला मिलेगा माउंटेन रेंज, कौन सा है यहां पर, कैंटावेरियन। क्या लिखा है, कैंटावेरियन, ठीक, बिल्कुल ये ऊपर। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आपका कॉर्डिलेरा में से आपका बीच वाला कौन सा, सेंट्रल कॉर्डिलेरा। उसके बाद सियरा मोरेना, उसके बाद सियरा नेवादा, और ये सियरा मोरेना, ये वाला कैंटाब्रियन, और नीचे की ओर बेटिकन कॉर्डिलेरा। तो कुल मिलाकर कितनी माउंटेन रेंज हुई इस रीजन में,
5 इंपॉर्टेंट और भी होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कैंटाब्रियन, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, सियरा मोरेना, सियरा नेवादा एंड देन वेटिकन कॉर्डिलेरा। ठीक, और कौन से डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये लिखते जाइएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही हो, एटलस वगैरह नहीं देखे हो, एटलस लेके बैठे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वो जो नहीं लेकर बैठे उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है फिर। ठीक, और दिक्कत की शुरुआत है अब। ज्योग्राफी का मुख्य हथियार यही है, और जब तक आपको एटलस में रीजनल ज्योग्राफी नहीं आएगी तो समझिए ज्योग्राफी में कुछ नहीं कर सकते आप। समझ रहे हैं कि नहीं? ज्योग्राफी का बेसिक है, और ज्योग्राफी से नफरत और पसंदगी नापसंदगी उन्हीं को होती है जिनके लिए आपके रीजनल कमजोर है, और रीजनल कमजोर आपकी हरकतों के कारण होती है। ठीक है, जब बाहर जाते हैं आप ये तो जानते हैं गोवा में अच्छा मिलता है, घूमने लायक जगह है, लेकिन ये नहीं जानते कि गोवा में आपके घूमने लायक है क्या, और गोवा पड़ता किधर है। इंडिया के एटलस से पहचाना नहीं जानते तो समझ लिए फिर क्या है कि आप बेमतलब के इंसान है, बेढब इंसान है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे में रीजनल तो कमजोर होगी। तो ज्योग्राफी आपके घूमने के साथ सोचने के साथ चलती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे स्ट्रांग बनाए उसे। ठीक है, और जब तक रीजनल अच्छी नहीं होगी तो ज्योग्राफी समझने में दिक्कत आएगी। ठीक, ये बेसिक है ज्योग्राफी का एकदम से। तो यहाँ पर हमने जाना कौन सी वाली माउंटेन रेंज? जो आइबेरियन पेनिनसुला में है। ठीक, तो यहाँ पर 5 थी। सबसे ऊपर कैंटाब्रियन, कौन सी बाउंड्री पर? नॉर्दर्न बाउंड्री पर। उसके नीचे गए तो सेंट्रल कॉर्डिलेरा, उसके नीचे आए तो सियरा आपका मोरेना, उसके नीचे आए तो नेवादा एंड देन वेटिकन कॉर्डिलेरा। वेटिकन कॉर्डिलेरा के नीचे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये पानी, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये पानी है। ठीक है, इसमें, और यहाँ पर कौन सा आपका सागर है? ये है भूमध्य सागर। और भी कई सारे हैं इसमें छोटे छोटे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। ठीक, यानी भूमध्य सागर। याद रखना ये पृथ्वी के मध्य में नहीं है, भू के मध्य में नहीं है, लेकिन नाम इसका क्या है? भूमध्य सागर है। क्यों है? कारण ये कि पहले यूरोप वाले ये समझते थे कि आपके अफ्रीका इधर वाली जगह को जानते थे, ये वाला मोरक्को और अल्जीरिया पहले से जानते थे, वो लीबिया के लिए एंशिएंट टाइम से उनको नॉन है ये क्षेत्र। ठीक, तो उनको ये लगता था आपका ये वाला यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में जो पानी भरा हुआ है वो पृथ्वी के केंद्र में है, इसीलिए उन्होंने उसको बोला मेडिट, यानी मेडिटेरेनियन, यानी कि भूमध्य सागर, यानी भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य वाला पार्ट। लेकिन आज को मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि आपकी जो जहाँ से भी आपकी इक्वेटर आपकी जाएगी, पास थ्रू होगी, भूमध्य रेखा पास होगी, वही वाला सेंट्रल रीजन है। और यहाँ से भूमध्य रेखा क्या, कर्क रेखा भी पास नहीं होती। याद है कि नहीं है? ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पर आपकी माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है? एल्प्स, और हिंदी में इसे बोलते हैं आल्पस। ठीक, आल्पस पूरे यूरोप की सबसे खास माउंटेन रेंज है, यानी कि पर्वत श्रृंखला है। इसी की वजह से यहाँ पर क्लाइमेटिक डिफरेंस बहुत है। आल्पस श्रृंखला की वजह से ही आपका स्विट्जरलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खूबसूरती आपकी एल्पस की वजह से है। ठीक, अब एल्पस के नाम से कई सारी और आपकी माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे अब आ जाए हम लोग इस वाली रेंज में, तो यहाँ पर इस माउंटेन रेंज का नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर भी एल्प्स है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? उसे बोल दिया डिनारिक माउंटेन रेंज। ठीक, डिनारिक माउंटेन रेंज, डिनारिक एल्प्स। तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा आपका, किसके नाम से आया? एल्प्स के नाम से। इधर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर एक और दिखेगा जिसका नाम होगा रोमानिया में ट्रांसिल्वेनियन, लिखा है कि नहीं? ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स, तो ट्रांसिल्वेनियन आल्पस पर्वत श्रृंखला। तो आल्पस की कितनी इंपॉर्टेंस है देखिए, बाकी नदी आपके अलग जो श्रृंखला है उनके नाम में भी आल्पस घुसा हुआ है। ठीक, इसी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा दिखेगा? यूक्रेन और मोल्डोवा वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा वाला? कारपेंथियन माउंटेन्स, दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखा होगा टट्रा माउंटेन्स। ठीक, टट्रा माउंटेन्स दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ से एक नदी जाती है, इस नदी का नाम है राइन नदी। तो राइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत आएगी। तो राइन क्या है देखिए, राइन जब आपकी एल्पस श्रृंखला से निकलती है और जाके गिर जाती है कहाँ पर? आपके नीदरलैंड से होते हुए, यानी हॉलैंड के बगल से आपकी जाती है समुद्र में, नॉर्दर्न सी में गिर जाती है। इसके मुहाने पर एक आपका पोर्ट है जिसका नाम है रॉटरडम। क्या नाम है?
रॉटरडम। रॉटरडम पूरे यूरोप के सबसे व्यस्त पोर्ट्स में से गिना जाता है, यानी बंदरगाहों में से गिना जाता है। अब ऐसा क्या खास बात है, देखिए यहाँ पर जो राइन नदी है इसके दोनों किनारे क्या हैं, बहुत खास हैं। इस रेंज में यहाँ पर आपकी जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। और इस साइड में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है बॉसगेस। दिख रहा है कि नहीं? बॉसगेस। तो आपके ब्लैक फॉरेस्ट और बॉसगेस, और इन दोनों के बीच में कौन सी आपकी नदी बहती है? राइन नदी। जर्मनी में, ये दोनों जर्मनी में पड़ते हैं। जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, यानी कि आपका, अब काला वन नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, हाँ जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट ही कहेंगे, हिंदी में भी यही बोला जाता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, इस एरिया में क्या खास बात है कि ये कोल रिजर्व है, यहाँ पर कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपके मिनरल रिच क्षेत्र है ये पूरे जर्मनी का। तो खदानों से जितना भी आपके खनिज निकाले जाते हैं, मिनरल्स आपके एक्सट्रैक्शन होता है, वो सारे के सारे बड़े कंटेनर में भरा और छोड़ दिया किस नदी में? राइन में। तो यहाँ पर माल ढुलाई होती है आपके राइन नदी के थ्रू। इसीलिए राइन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बिजिएस्ट रूट है पूरे यूरोप में। और जाहिर सी बात है, क्या करेंगे, नदी के रास्ते जाएगा तो आपके समंदर में जाके कहीं ना कहीं तो इसको रोकेंगे, कहीं ना कहीं तो जहाज आपके लोड किए जाएंगे, अनलोड किए जाएंगे, तो वही क्या कहलाता है? पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट? रॉटरडम पोर्ट। ठीक है। एम्स्टर्डम कहाँ की कैपिटल है? आपकी नीदरलैंड की, उसी के पड़ोस में है। ये नीचे को देखेंगे तब ये वाला रीजन यहाँ पर, ठीक है, बात क्लियर? तो ये क्या है आपका इस वाले रीजन में। अब आते हैं किसमें? इटली में। इटली में यहाँ पर आपके कौन सी माउंटेन रेंज? कल मैंने बताया भी था, यहाँ पर आपके इसी के नाम से जानते हैं। एक तो इटालियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, और एक बोलते हैं कौन सा? एपेनाइन पेनिनसुला। ठीक, एपेनाइन पेनिनसुला। अब यहां से ए हटा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे पेनाइन। तो देख रहे होंगे आप, आपके इसमें देखिए इस वाले रीजन में, ब्रिटेन में, तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है पेनाइन, और इटली में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है एपेनाइन। ठीक, सिर्फ ए का खेल है, बात क्लियर? ठीक, तो ये क्या है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी कहां पर? यूरोप में। अब यूरोप में इसके आस पड़ोस में इसके चारों ओर कौन कौन सी खास चीजें हैं उनको और देख ले। तो ये तो अंदर की बात थी। ठीक, आस पड़ोस में और कौन कौन सी खास चीजें? देखिए यहां से शुरुआत करेंगे। ये कौन सा आपका सी है? बाल्टिक सी। लिख रहा है कि नहीं? तो बाल्टिक सागर है, उससे आपके दो तरफ के लिए क्या जाते हैं? देख रहे होंगे इसकी दो टांग है, एक टांग इधर घुस गई, एक टांग ऊपर चली गई, यानी बाल्टिक सी का एक्सटेंशन है दो। ऊपर की ओर जाती, इसको क्या बोलते थे? ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, इसे बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। और जो इधर घुस जाती है फिनलैंड के नीचे, से क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक, और यहां पर जो आपकी कंट्री है लाटविया, इसकी कैपिटल है रीगा। और देख रहे होंगे यहां पर ये खाड़ी बन गई, इसको क्या बोल दिया? इसे बोल दिया गल्फ ऑफ रीगा, यानी रीगा की खाड़ी। तो बाल्टिक सी के नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में यहाँ पर तीन एक्सटेंशन दिखेंगे। ऊपर को चले गए कहां पर? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, तो क्या बोल दिया? गल्फ ऑफ बोथनिया या फिर बोथनिया की खाड़ी। और अगर फिनलैंड के पीछे चले गए नीचे को, तो क्या बोल दिया? गल्फ ऑफ फिनलैंड। और अगर लाटविया में घुस गए तो गल्फ ऑफ रीगा। बात क्लियर? ठीक, इस साइड में यहां पर कौन सा सी है? नॉर्थ सी। और इधर चले जाएंगे तो ये कौन सा सी है? इसे बोलते हैं आपके श्वेत सागर, यानी कि आपका व्हाइट सी। ठीक, अब ये जो पार्ट दिख रहा है हरा वाला, ये क्या चीज है? प्रायद्वीप है कि नहीं है? तीन तरफ से पानी से घिरा है। वेस्ट साइड में इसके श्वेत सागर है, आगे के लिए कहां सा? आर्कटिक ओशियन है। तो इसको बोला जाता है कोला पेनिनसुला या फिर कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप बहुत फेमस है। कारण क्या है कि इंसान को धरती के अंदर क्या है, इसकी जब जिज्ञासा हुई जानने की, तो उसने बहुत सारे सोर्स लगाए। और मॉडर्न टाइम में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था? कि जमीन के अंदर गड्ढा करते चले जाना। कितनी गहराई तक? 300-400 मीटर तक तो हम ही खोद देते हैं बोरिंग करने के दौरान। कई बार खदानों से खोद दिया जाता है।
जो हम क्या करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं। लेकिन अब कोला पेनिनसुला में आपकी इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग मतलब आपके नीचे बोरिंग करते जाना, और ये ड्रिलिंग करीब आपकी 12 किलोमीटर की गहराई तक है। किस जगह पर? कोला पेनिनसुला। कोला किसका पार्ट है? रसिया का। ठीक है, आधे लोग अभी भी ओला बोल रहे हैं। ठीक है, कितनी जल्दी है भागने की। ठीक है, तो ओला ओबेर नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ये कोला पेनिनसुला है। ठीक है, तो कोला पेनिनसुला क्या है? डीप ड्रिलिंग के लिए, यानी आपका इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग के लिए आपका जाना जाता है। किसके लिए? ताकि हम अर्थ के इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा आपका? अब यहां पर देखेंगे तो एक तो कौन सा पड़ेगा? ये तो कैस्पियन, ये तो पहले ही पढ़ चुके, इसके बारे में तो बात ही खत्म है, हम एशिया में पढ़ चुके। यहां पर कौन सा पड़ता है? ये एजोब सी। और यहां पर कौन सा है? काला सागर यानी ब्लैक सी। ठीक, इसके नीचे देखेंगे यहां पर टर्की, और ये टर्की दो जगह देख रहे होंगे। एक तो इंडिया में आपके सॉरी एशिया में है टर्की, जो एनाटोलिया का पठार, और दूसरा कौन सा? इस्तांबुल देख रहे होंगे यहां पर। ठीक, और ये कौन सा? यूरोपियन टर्की। टर्की के बीच में यहां पर एक सागर है, और इस सागर का नाम क्या है? इसका नाम है मरमरा सी। ठीक, क्या नाम है? मरमरा सी। और इसके नीचे देखेंगे तो यहां पर कौन सा है? ये है एजियन सी। कौन सा? एजियन सी। और आपको भी पता है कि जब क्या हो कि अगर कोई दो वाटर बॉडी, एक ऊपर वाला एजोब सागर और काला सागर, अगर किसी पतली सी स्ट्रिप से वाटर से जुड़े हुए हों तो उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेट, यानी जलडमरू मध्य बोलते हैं कि नहीं? तो एजोब और काला के बीच में है आपके स्ट्रेट ऑफ कर्च। क्या चीज? स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो इसको याद रखेंगे कैसे? कि काला, आपके काला सागर से एजोब सागर में जाते हुए खर्च हो गए। ठीक है, कर्च मतलब खर्च। ठीक, दूसरी चीज, अब जाते हैं आप एजियन सागर से। एजियन से कहां? मरमरा सी में। तो यहां पर एक पतली सी जगह है, स्ट्रिप है, यानी स्ट्रेट है, यानी कि जल आपका जलडमरू मध्य है। और उसका नाम क्या है? इसका नाम है डार्डेनल्स। क्या बोलते हैं? डार्डेनल्स। ठीक, और मरमरा से घुसेंगे कहां पर? काला सागर में। तो यहां पर फिर पड़ेगी, इसका नाम है बोसोपेरस या बोसोपोरस। ठीक, अब इनको याद कैसे रखा जाएगा? बड़ा मुश्किल काम है। तो एजियन सी यानी आपका एजियन सागर, एजियन सागर से कहां? दार्डेनल्स की जल संधि, वहां से घुस जाएंगे कहां? मरमरा सागर में। वहां से घुसेंगे तो कहां? बोसोपेरस में। और बोसोपोरस पार करेंगे तो कहां? काला सागर में। ठीक, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको कर दीजिए अजी, और ये कौन है? दर्द, और ये कौन है? मरमरा गए। ठीक, कैसे? बॉस के कहने पे। ठीक, अजी दर्द से मरमरा गए बॉस। याद हो गया एक बार में? क्या बोलना है? अजी दर्द से मरमरा गए बॉस। ठीक, तो हो गया याद। अजी मतलब एजियन सी। ठीक, दर्द मतलब डार्डेनल्स, मरमरा मतलब सी ऑफ मरमरा। ठीक है, और फिर अब बॉस के आगे और भी जोड़ सकते हैं, बॉस काला। अब काला को अपनी भाषा में जो भी ऐड करना चाहें। ठीक है, अजी दर्द से मरमरा गए बॉस कलुए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे आप बोलना चाहें। ठीक है, तो ये क्या है आपका? स्ट्रेट ऑफ बोसोपेरस, और ये वाला फिर ब्लैक सी। बात क्लियर? ठीक, तो ये पूरा सी रूट है कि किस तरह कोई व्यक्ति आपका जाना चाहे इस एरिया से, यहां से घुसना चाहे तो यहां कैसे पहुंचेगा। तो उसे कई सारे बीच में क्या पड़ेंगे? दर्द और बॉस की और मरमरा आपके सहने पड़ेंगे उसे। ठीक है, बात क्लियर? वो गलत दे रखा है। ठीक है, खाड़ी तीन तरफ से पानी से घुरी आपकी घिली होती है, ये चारों तरफ से क्या है आपकी? दो रास्ते हैं इसमें घुसने की। खाड़ी में एक ही होता है सामान्यतः। ठीक है, तभी मैंने कहा था, कल किसी ने पूछा था मैंने इंग्लिश वाले में, ठीक है कंपैरेटिवली। ठीक, तो चलिए देखिए ये क्या खुल गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? तो देखिए, तो इसका मतलब है कि अगर आपके एशिया की और
यूरोप की बाउंड्री देखी जाएगी फिर से आपकी कहां पर, पश्चिम एशिया की। तो पश्चिम एशिया में क्या आपका टर्की आता है, तो टर्की आपके अलग करता है किसमें, टर्की के दो पार्ट है, यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट, ठीक। तो टर्की में क्या आपका यहां पर पड़ता है कौन सा, ये है ग्रीस यानी कि यूनान। यूनान से जब घुसते हैं आपके किधर के लिए, काला सागर के लिए, तो बीच में कई स्टॉपेज आते हैं। तो ये वाला जो सागर है इसे बोलते हैं कौन सा वाला सागर, ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। इसी का पार्ट है कौन सा वाला, एजियन सी। एजियन सी से फिर सी आपकी स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स यानी डार्डेनल्स की जल संधि, फिर आपका मरमरा सागर, फिर बॉसोपेरस जल संधि, एंड देन काला सागर, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ कर्च, एंड देन एजोब। तो ये पूरा रूट तय हुआ, बात क्लियर। अब इटली और इस वाले यहां पर एक माउंटेन रेंज थी जिसका नाम था बाल्कन। क्या नाम है, बाल्कन। इसी के नाम पर इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला या बाल्कन प्रायद्वीप। कौन से रेंज को, इस वाले क्षेत्र को, ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक। क्या बोलते हैं इसे, बाल्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, यानी कोई आपका महाद्वीपीय भाग जो किससे घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो इसके ईस्ट में क्या है आपका, इधर है ब्लैक सी, इधर सी ऑफ मरमरा, इधर एजियन सी, इधर आपका भूमध्य सागर, इधर वाला ये कौन सा सागर है, कौन सा, एड्रियाटिक सागर। कौन सा, एड्रियाटिक सागर। तो एड्रियाटिक सागर आपका इटली और कौन सा रीजन बताया था ये कल, यूगोस्लाविया, ठीक, यानी पूर्व यूगोस्लाविया के देशों को अलग करता है। यानी वर्तमान में देखें तो बाल्कन राष्ट्र और इटली को अलग कौन करता है, कौन सा सागर, एड्रियाटिक सागर। बात क्लियर, ठीक। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं कहां पर, ये देख रहे होंगे बीच में पतली सी जगह है बहुत, इधर के लिए आइबेरियन पेनिनसुला, नीचे के लिए क्या है, मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में इस सागर में घुसने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता है, और वो छोटा सा रास्ता क्या है आपका, एक गेट्स के द्वारा आपका रेगुलेटेड होता है। यहां पर एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम क्या है, जिसका नाम है जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर, ठीक। अभी जिब्राल्टर की खास बात क्या है, ये वैसे जगह तो आपके है तो किससे, स्पेन वाले एरिया में, आइबेरियन पेनिनसुला में, लेकिन इस पर रूल किसका है, यूके का। किसका, यूके का। और मैंने उस दिन ही बताया था, आपके शायद आया था जाने जिक्र नहीं, कि जब किसी मुख्य भूमि का कोई आपका इंडिपेंडेंट रीजन किसी दूसरी जगह पर होता है, समुद्र के पार होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओवरसीज बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है, उसकी जगह कहाँ पर है, यहाँ। तो इसे क्या बोल दिया गया, इसे बोल दिया गया आपका ओवरसीज टेरिटरी या ओवरसीज भूभाग। अभी ओवरसीज भूभाग किसका है, जिब्राल्टर है, किसका, यूनाइटेड किंगडम का। बात क्लियर। तो आपका जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम का क्या है, ओवरसीज पार्ट है, ठीक। अब ये क्या, ये पतला सा रास्ता है, ये कहाँ घुसता है, ये जाता है भूमध्य सागर के लिए, ठीक। तो जिब्राल्टर को बोला जाता है गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। बात क्लियर। और जिब्राल्टर अभी करंट न्यूज में है, क्योंकि आपको ही मालूम होगा क्या हो चुका है, यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर आपके एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ में 27 राष्ट्र आते हैं, पहले 28 थे, और 28 में से कौन निकल के चला गया, ये वाला यूके ने खुद का अपना एग्जिट कर लिया। पहले आपके यूयू में थे 28 मेंबर, और जब एक घट गया तो कितने बचे, यहाँ बचे 27, ठीक। जब यूके ने आपका एग्जिट किया तो इसके लिए एक टर्म बोली गई, उस टर्म को नाम दिया गया ब्रेग्जिट। क्या बोला गया, ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट, ठीक। तो हालांकि सही टर्म नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं, पूरे यूके का एग्जिट हुआ है, लेकिन फिर ठीक है, पर भी आपका टर्म तो टर्म है, ठीक। तो ये क्या है, ब्रेग्जिट। बात क्लियर। तो यहाँ के लोगों को, आपके जिब्राल्टर के लोगों को थोड़ी दिक्कत थी। उन्होंने कहा अगर ब्रेग्जिट होगा तो हो सकता है हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़े, क्योंकि आपके यहाँ के जो लोग हैं व्यापार पर किसके ऊपर डिपेंड है, स्पेन पर या ब्रिटेन पर, स्पेन पर। तो उन्होंने कहा तुम्हारे संबंध खराब हो रहे हैं किससे, ईयू से, तो हो सकता है हमारी रोजी रोटी भी संकट आ जाए। तो इसलिए आपका करंट न्यूज में रहा है जिब्राल्टर अभी फिलहाल एट प्रेजेंट। ठीक है।
ओवरसीज का मतलब होता है जब किसी राष्ट्र की छोटी सी टेरिटरी समुद्र के पार दूसरी जगह पर हो। ठीक, बात क्लियर? किसी दूसरी जगह पर हो, यानी समुद्र के पार हो किसी दूसरी जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया बताऊंगा तो और बताऊंगा कि बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी हैं, कई सारी हैं, और इसमें ज़्यादातर उन देशों की है जिन्होंने दुनिया में कॉलोनाइजेशन किया, या जिन्होंने दुनिया में क्या किया, आपका रूल किया। क्योंकि भारत ने तो कहीं रूल किया ही नहीं, तो हमारी ओवरसीज टेरिटरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, तो ज़्यादातर किसकी मिलेंगी? यूएसए की, फ्रांस की, ब्रिटेन की। ठीक, थोड़ी बहुत आपकी इसकी क्या नाम है, स्पेन की, पुर्तगाल की। ठीक, कौन सा? हाँ जी, ये वाला पार्ट है कालिनिनग्राद। ये वाला इधर कोई सी नहीं है यहाँ पर, ये बाल्टिक सी है। हाँ जी, अब पहले समझ को सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। कालिनिनग्राद ओवरसीज नहीं है, एक्सक्लेव है ये ओवरसीज टेरिटरी नहीं है। ओवरसीज टेरिटरी तब होती समुद्र के पार होती किसी दूसरे देश की। दूसरी चीज, ये वाला पार्ट पहले पूरा ये रीजन पहले किसका पार्ट था? यूएसएसआर का पार्ट था। तो बीच में से और नए देश बन गए उसको टूटने के बाद। हालांकि ये वाला देश किस में रह गया? फिर भी रसिया से कनेक्टेड रह गया। ठीक, तो समुद्र के पार नहीं है ये भी, तो इसे ओवरसीज टेरिटरी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ओवरसीज टेरिटरी के कुछ आपकी क्राइटेरिया होती है। ओवरसीज टेरिटरी वो होती है जब बाकी मूल कोई लोग और हों। जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो स्पेनिश मूल के हैं, लेकिन आपका अधिकार किस पे है? यूनाइटेड किंगडम का। यहाँ के कालिनिनग्राद के जो लोग हैं वो रसियन ही हैं बाई एथनिसिटी, तो यहाँ के लोगों के लिए ओवरसीज टेरिटरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक्सक्लेव टर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बफर जोन मतलब होता है जैसे मेरे और आपके बीच में, जैसे हम ऐसे समझिए आपके दो दुश्मन बैठे हुए हैं। ठीक, अब दो दुश्मन आपस में लड़ना जाए तो बीच में क्या करते हैं? टेरिटरी छोड़ी जाती है, कुछ जगह छोड़ी जाती है, तो उसको बफर जोन बोलते हैं। ठीक, बफर मतलब जिससे आपके क्या हो जाए कि जिसमें आप लोग दोनों लोग आंख दिखाई करें तो एक दूसरे आंख देख कर ही चले जाए, पीछे हाथापाई की नौबत ना आए। ठीक है, जैसे ये वाली पार्टी अलग, ये वाली पार्टी अलग, अब आपस में लड़ाई चल रही है, पास पड़ोस में बैठेंगे तो हो सकता है हाथ ऐसे उठाएं तो किसी गलती से लग जाए तो समझे कि हमने हाथ मार दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं? बीच में एक टेरिटरी खाली छोड़ दी जाती है। कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप अपनी तरफ नौटंकी काटिए, वो अपनी तरफ नौटंकी काटेंगे, बीच में लड़ने कोई नहीं आएगा। तो जो एरिया आपको बीच में खाली छोड़ा जाता है ताकि इधर की उधर की हाथापाई की नौबत नहीं, वो बफर जोन कहलाता है। ठीक है, नेशनल पार्क में पढ़ेंगे तो टर्म अलग हो जाएगी, सिंपल भाषा में समझाने के लिए। ठीक है, हाँ, जैसे आप लोग बाघा बॉर्डर जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, आपके इंडिया वाले गेट में और पाकिस्तानी बाउंड्री के बीच में कई सारा एरिया छूटा खाली छूटा हुआ है। ठीक है, वही रीजन। ठीक, नेक्स्ट। तो देखिए ये वाला जो रीजन है, इसके बाद क्या आता है यहाँ पर? इस वाले रीजन के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह आती है, कौन सी वाली? ये था आपका आयरलैंड वाला, और ये कौन सा था? कौन सा रीजन? यूके रीजन है कि नहीं है? यूके। तो आयरलैंड और यूके, और इधर कौन सा है? आइसलैंड। ठीक, तो आइसलैंड और यूके, यहाँ पर कौन सा सागर है? ये पूरा का पूरा इस एरिया में कौन सा समुद्र है? ये है एटलांटिक। ठीक, तो देखिए यूरोप जो है वो आपके देखेंगे गौर से तो देखिए उत्तर में भी समुद्र है, कौन सा वाला? इधर आर्कटिक ओशियन है कि नहीं है? और इधर एटलांटिक है, इधर के लिए भूमध्य सागर है। तो देखेंगे इसमें चारों तरफ से, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन है कॉन्टिनेंट, है महाद्वीप, तो इसलिए इसे कई बार बोल दिया जाता है पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट। क्या बोल देते हैं? पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, यानी कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ठीक, दूसरी चीज इसमें देख रहे होंगे प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप, दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक, ये वाला प्रायद्वीप पूरा, तो इसमें कई सारे प्रायद्वीप है, कई सारे पेनिनसुला हैं, इसीलिए इसे बोल देते हैं कई बार कॉन्टिनेंट विद सो मैनी पेनिनसुलाज, यानी कई प्रायद्वीपों का महाद्वीप। बात क्लियर? क्योंकि इसमें कई सारे हैं, देख भी सकते हैं आप लोग। देखिए ये वाला भी प्रायद्वीप है, डेनमार्क, ठीक, डच प्रायद्वीप ये वाला। तो कई सारे आपके यहाँ पर प्रायद्वीप होने की वजह से इसको कई सारे आपके नामों से अलग से इंडिकेट भी किया जाता है, यहाँ पर नामकरण लिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर? तो ये था किसके बारे में? ये था थोड़ा बहुत यूरोप के बारे में।
अब जो नेक्स्ट कंट्री, आपके नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम लोग आपके चलेंगे आगे, वो है कौन सा वाला आपका, अमेरिका। तो अमेरिका में 2 हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं है किसी को डाउट? झीलें, चलिए ठीक है। ठीक है, झीलें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा क्या नाम है आपकी वर्ल्ड में पूरा, तब बता दूंगा कितनी। ठीक है, अब वो टॉपिक दोबारा शुरू करेंगे तो फिर से वहीं आ जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये वाला पूरा क्या है, ये है आपका अमेरिका। अमेरिका नाम पढ़ा कैसे? एक चीज और, आप कई बार पढ़ते होंगे, देखिए टर्म आती होंगे आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पढ़ते होंगे आप उत्तर अमेरिका, फिर पढ़ते होंगे दक्षिण अमेरिका, कई बार पढ़ते होंगे लैटिन अमेरिका, फिर पढ़ते होंगे मध्य अमेरिका। ये सब एक है या समान है, या फिर इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, तो पहले तो जान लेते हैं आपका है क्या इस रीजन में। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप हैं। ये वाला पूरा रीजन दिख रहा है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और इससे नीचे का जो पूरा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। बात क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बोथ आर कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद आता है कौन सा वाला? मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका मतलब छोटे छोटे राष्ट्रों वाला, ये पूंछ वाला रीजन, जो उत्तर अमेरिका की पूंछ बन के लटका हुआ है। ठीक, ये क्या है आपका? कौन सा रीजन? सेंट्रल अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका। ठीक, फिर एक टर्म आती है कौन सी? लैटिन अमेरिका। तो लैटिन बोला जाता है किसके लिए? लैटिन जो लैंग्वेज है वो यूरोप की है। तो आइबेरियन पेनिनसुला, इटली, ठीक, इनको बोला जाता है कौन सा? लैटिन रीजन, लैटिन क्षेत्र। तो इस वाले पूरे रीजन पर मोस्टली किसने रूल किया? पूरी दुनिया आपकी गुलाम रही थी किसी ना किसी समय। वो गुलाम किसकी रही थी? उंगलियों पे गिन सकते हैं उन देशों को, कौन कौन से? ब्रिटेन की, या फिर फ्रांस की, या फिर स्पेन की, या फिर पोर्तुगाल की, या फिर थोड़ा बहुत हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड, थोड़ा बहुत कुछ जगह कहीं कहीं पर आपके किसने क्या बहती गंगा में हाथ धो लिए? किसने? डेनमार्क ने। कहीं कहीं पर आपका मौका लग गया तो जर्मनी ने भी आपकी कॉलोनी काट ली। ठीक है, होता है कि नहीं? यानी बड़े आपके रियल एस्टेट एजेंट हैं तो उनके बीच किसी का खेत बच जाता है, वो भी आपकी कॉलोनी काट लेता है। ठीक, तो वो भी रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। उसी तरीके से ये भी हो गए। लेकिन आपके बड़े लेवल पर कौन से थे? ये 4 थे। शुरुआत करने वाले कौन से थे? स्पेन, पुर्तगाल। पूरी दुनिया में आपकी इस व्यापार के लिए लहर चलाने वाला देश था पुर्तगाल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के लिए सबसे पहले कौन आया खोजने? अमेरिका खोजने नहीं गया था, इंडिया खोजने आया कोलंबस। जब वो चला वहां से तो पता लगा कि आपका वो इस डायरेक्शन में जाने के वजह इधर भटक गया। तो यहां जब पहुंचा तो उसने कहा इज दिस इंडिया? तो वहां के लोग बोले का कू के मतलब जो भी उनकी भाषा रही हो। 1 साल लग गया उसे समझने में कि इंडिया नहीं है ये। तो उसने उसके लिए क्या नाम बोल दिया? बोले ओ दिस इज वेस्ट इंडिया। बाद में वही क्या हो गया? यही हो गया वेस्ट इंडीज। भाषण है कि नहीं? ठीक, उसके ये 1492 की बात है। 6 साल बाद आपका फिर से एक पुर्तगाली वास्को डी गामा निकला और वो सही सलामत आपके अपने पंजों पर पहुंच गया। कहाँ? कालीकट। बात क्लियर? और उसका नाम था वास्को डी गामा, पुर्तगाली था वो भी एक। तो उससे पहले भी यहाँ पर आपके ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए थे। उन्हीं में एक था आपका बेसुसिपो अमेरिगो। अमेरिगो इतना नाम याद रखिए, बाकी शुरुआती नाम करने की जरूरत नहीं है। तो अमेरिगो क्या था? एक यूरोपियन था। जब वो यहाँ पर आया उसने यहाँ के लोगों को देखा, उसने डिस्क्राइब किया इस रीजन को, इसीलिए उसी के नाम पर क्या हो गया ये रीजन?
अमेरिका, उसका नाम था अमेरिको। ठीक, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बोथ आर कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीप हैं। उसके नीचे कौन सा आपका जो एरिया रूल किया गया किसके द्वारा, स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा गुलाम बनाया गया, उसको क्या बोल दिया गया, उसे बोल दिया गया आपका लैटिन अमेरिका। तो कौन सा क्षेत्र था जो आपके इसके द्वारा गुलाम बनाया गया, तो वो ये क्षेत्र था। ठीक, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इस पूरे रीजन को, यहां से इतना क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है, इससे बोलते हैं आपका लैटिन अमेरिका। ठीक, उसके बाद आता है कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है, एक देश है। और वो देश कौन सा है, ये वाला जो आपको कौन से कलर से दिख रहा है, भगवा रंग में रंगा हुआ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये इसी का प्रांत है जिसका नाम है अलास्का। और ये एक छोटा आपका ये देश है, और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप चच्चा, याद है ना। ठीक है ठीक है, याद करने का तरीका है बस, बाकी क्या है वो भी आपके रिस्पेक्टेड पर्सन है। और अभी कौन है, ठीक है, जो बिडेन। ठीक है, अब बाइडन का हो चाहे बाइडन का हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो जो बिडेन, पास क्लियर। तो ये क्या है आपके, ये जो क्षेत्र है क्या, तो संयुक्त राज्य अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री एक देश है। ठीक, और ये देश में क्या है, अब इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको आप लोग पढ़ते होंगे यूएसए। बात क्लियर। ठीक, तो ये 5 चीजें आती है, पांचों में नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आर कॉन्टिनेंट्स, लैटिन अमेरिका एक टर्म है जो मैक्सिको से लेकर पूरे नीचे के लोगों के लिए डिस्क्राइब करती है। ठीक, मध्य अमेरिका बीच में आपके छोटे छोटे कंट्री हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका इज ए कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके क्षेत्र हैं। अब शुरू में हम लोग करते हैं कहां से, आपके शुरू से पढ़ते हैं एकदम से, नॉर्दर्न वाले पार्ट से। तो सबसे पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रसिया। रसिया के बाद कनाडा। ठीक, ये वाला। तो ये जो रीजन है आपका, दूसरे नंबर पर जो कंट्री आता है आपके एरिया में, तो वो एरिया में दूसरे नंबर वाला कंट्री है ये, और इसे क्या बोलते हैं, कनाडा। ठीक, इसी के ऊपर यहाँ पर एक लैंड है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ठीक, और ग्रीनलैंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है, यानी लार्जेस्ट आइलैंड इन दी होल वर्ल्ड, सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक, ध्यान रखना है इसी के ग्रीनलैंड के बगल में यहाँ पर जो कंट्री है इसका नाम है आइसलैंड। अब याद रखना है कि आइसलैंड कंसीडर होता है किसमें, यूरोप में, और ग्रीनलैंड किसमें कंसीडर होता है, नॉर्थ अमेरिका में। बात क्लियर, किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, तो दोनों में आपकी सेपरेटिंग लाइन है। ठीक है, तो इसमें जो पहला कंट्री आता है वो है कनाडा। कनाडा के इस एरिया के बगल में यहाँ पर आता है अलास्का। ठीक, अलास्का देख रहे होंगे, ये चीज जुड़ी हुई है किससे, बिल्कुल रसिया के साइबेरिया से। तो अलास्का पहले जो क्षेत्र था वो आपका रसिया का था, पहले ये रसिया का ही भाग था। रसिया ने, यानी रसिया ने यूएसएसआर का भाग था, सोवियत संघ का पार्ट था। सोवियत संघ ने इसको बेच दिया किसको, यूएसए को, क्योंकि अलास्का की जो आपके जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी कैसा ठंडा प्रदेश है ये, और यहाँ पर आपके यूँ समझिए बहुत स्पार्सली पॉपुलेशन है, यानी बहुत आपके दूर दूर पर लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत घनी आबादी है, यहाँ बहुत दूर आबादी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत कम है, ठंडा प्रदेश है, खाने पीने की जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लोग कम रहेंगे। आबादी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ इजीली आपका खाने पीने का आइटम मौजूद हो। ठीक, परिवहन के संसाधन कैसे आसान हो, उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। यानी हमेशा से जो रीजन है आपके प्लेन एरियाज वो ज़्यादा घनी आबादी से बसे होते हैं। ठीक है, और ये कैसा, ये प्लेटिव रीजन है, इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं। तो अलास्का, और ये वाला स्टेट कौन सा है, ये राज्य कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके नीचे यहाँ पर आपका राष्ट्र आ जाता है कौन सा, मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। बात क्लियर। मैक्सिको आपका जो रीजन है, दूसरी चीज यूएसए और मैक्सिको के आपके जब कोलंबस इस एरिया में पहुंचा, उसके बाद उसके पीछे पीछे बहुत सारे यूरोपियन पहुंच गए।
यूरोपियन जब इस रीजन में पहुंचे तो क्या उससे पहले यहाँ पर लोग नहीं रहते थे? रहते थे। और उन लोगों को क्या बोला जाता था? हम उन्हें बोलते थे रेड इंडियंस। अब वो रेड इंडियंस क्या थे? इस देश के पूरे मूल निवासी थे, लेकिन समय के साथ वो खत्म हो गए। कैसे? जैसे कोरोना समझिए, हमारे यहाँ पर क्या हुआ, कोरोना आया, आबादी बहुत कम खत्म हुई, इस बार बहुत कम लोग मरे। वैसे भी हर 100 साल पर एक आध महामारी आती है। 1920 में भी आई थी, ठीक, 1820 में भी आई थी। ऐसे ही क्या हुआ आपका, उस समय चला था आपका छोटी माता और बड़ी माता का दौर, भाई स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। और ये भी वायरल डिजीज है कोरोना की तरह। तो इसकी जो बीमारी थी, इसका जो वायरस था वो यूरोपियन से एशियन में पाया जाता था। एक बीमारी जो आपको एक बार हो जाए, विशेषकर वायरल डिजीज, सामान्यतः वो दोबारा से वो वायरस हमारी बॉडी में अफेक्ट नहीं करता है। तो सामान्यतः देखा होगा जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो जाए उसे दोबारा नहीं होती है सामान्य परिस्थितियों में, ठीक। होता क्या है कि देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिपाही मौजूद होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडीज, ठीक, बी और टी सेल्स। और इन सबको मिलाकर बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? दुश्मन को पहचान लेता है। एक बार आ गया, धोखा खा लेगा, फिर क्या करेगा? पहचान लेगा। अगली बार कोई घुसा तो वहीं से पीट लेगा, तुम तो पहले भी आ चुके थे, ठीक है। जैसे घुसा वहीं पीट लिया गेट पर ही। तो हमारे घुसने के रास्ते क्या है? या तो टूट फूट हो जाए कहीं पर, ठीक, एक्सीडेंटल वगैरह, जैसे यहाँ पर हो गया, निशान पड़ा हुआ मेरा ये भी, यहाँ पर हो जाए किसी को तो चोट फोट वाली जगह से घुस जाएगा, दरार से, नाक से घुस सकता है, मुंह से घुस जाएगा, ठीक, बात क्लियर। तो शरीर की जो ओपनिंग है उनसे आपकी एंट्री हो सकती है। तो इनमें क्या होगा, इन रीजन से क्या करेगा, जब घुसेगा तो उससे पहले हमारी बॉडी में यहाँ पर बहुत सारी गांठें होती है, जैसे कई बार देखो कन्वर फूल जाते हैं, वो आपकी वो क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं, उनमें हमारी बॉडी के सिपाही रहते हैं। और जैसे घुसा, एंट्री पे हुआ, बोले गेट पास, बोले नहीं है तो बोले पिट लो फिर, ठीक है, बात क्लियर। तो होता है क्या, ये आपकी हमारी बॉडी की मेमोरी की वजह से होता है। तो मेमोरी स्ट्रांग होगी शरीर की, और वो स्ट्रांग कब होगी? जब आप अच्छा खाना पीना खाएंगे, अच्छे विचार रखेंगे, ठीक। और खा पी अच्छा रहे, विचार आपके कौन से हैं? जहर वाले हैं। तो शरीर में क्या होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग उतनी नहीं होगी, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रांग तब होती है जब उसको सप्लाई करते हैं पीछे से मटेरियल, यानी सेना के लिए गोला बारूद देते हो। गोला बारूद क्या, वो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनकी रीच, ठीक है। ये प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए बॉडी में। तो ऐसे ही जो रेड इंडियन जब गए यहाँ पर, तो उनके लिए जो पॉक्स वायरस था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उनकी आबादी में एक बार हो जाता, ये बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी थी, हाईली कम्युनिकेबल। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बचपन में जब होती थी तो मम्मी पापा क्या करते थे, एक कमरे में अलग डाल दिया, कह दिया इसके कमरे में कोई नहीं घुसेगा। और बच्चे को तो बिल्कुल नहीं, खाना पीना पहुंचाए तो गेट से ऐसे सरका देते, ठीक है उठा लियो, यही तो होता था, ठीक है। गेट से बाहर नहीं निकलना 3-4 दिन, कि जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाए। तो ऐसे ही स्मॉल पॉक्स जब यूरोपियन जब यहाँ पर पहुंचे तो उन लोगों के अंदर ही पॉक्स वायरस था। जैसे ही वो इनकी बॉडी में घुसा, इनकी बॉडी को जान पहचान ही नहीं थी, उनकी पॉक्स वायरस को जानती नहीं थी वो, तो बिना गेट पास से घुस जाता था। और बिना गेट पास से घुस गया तो शरीर में उनके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी नहीं, तो पूरी की पूरी आबादी रेड इंडियंस की खत्म हो गई। बहुत कम मात्रा में ऐसे बचे, बहुत कम मात्रा में, ठीक, यानी बहुत कम पॉपुलेशन बची रेड इंडियंस की। पूरे के पूरे गांव, पूरी बस्तियां, पूरी आपकी आदिवासी जो ट्राइब्स थी, जनजातियां थी, वो खत्म हो गई इस रीजन में, ठीक है। लेकिन उसका कुछ प्रभाव फिर भी मैक्सिको में बचा रहा, कुछ लोग आपके उस एरिया में बचे रहे, ठीक है। तो मैक्सिको में एक और चीज़ हमारे यहाँ से मैक्सिको को जोड़ती है, जब भारत में 1960s के बाद, 62 में हमारा जो युद्ध हुआ 60s में, उसमें तो उसके बाद भारत में आपकी खाने पीने की कमी हो गई। 65 के बाद हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से क्या हुआ, हमने क्रांति शुरू की जिसको नाम दिया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में आपने पढ़ा होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गया किसका, सीरियल्स का, विशेषकर आपके गेहूं और चावल का उत्पादन। अब इसको बढ़ाने के लिए योगदान किसका रहा, एम.एस. स्वामीनाथन का, आपने पता होगा। तो एम.एस. स्वामीनाथन आपका योगदान रहा, उसमें आपके उनसे भी दोस्ती थी, या कह सकते हैं उनसे एग्रीमेंट था इंडिया का। किससे, यहाँ पर एक पर्सन थे वो आपके रेनॉल्ड, ठीक, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक, उनका नाम था। वो रेनॉल्ड आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उनकी वजह से, उनकी बदौलत, उन दो लोगों की वजह से भारत में आपके गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, ठीक। और वो प्रजातियां कहाँ से आई गेहूं की, मैक्सिको से। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन होता है दो अलग अलग प्रजातियों को लेकर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिको हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको के बाद यहाँ पर पूंछ वाले इस रीजन में कई सारे छोटे छोटे कंट्री आते हैं,
और वो छोटे छोटे कंट्री मिलकर क्या कहलाते हैं? इन्हें कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, अब सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से कंट्री हैं? देखिए ये वाले रीजन में अब कौन कौन से कंट्री हैं, इसमें कई सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये कौन सा देश है? मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे यहां पर देखेंगे तो एक कंट्री यहां पर दिखेगा, छोटा सा ये कोने में, जिसका नाम है बेलिज। दिख रहा है कि नहीं? ठीक, क्या लिख रहा होगा? बेलिज। आप इस वाले में देखिए, यूएसए वाले में आपके इसमें ऐसा वाला मैप निकाल लीजिए ये, ठीक है, यूएसए और आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला, वो सब पॉलिटिकल में देखिए एकदम नीचे दिख रहा होगा, 6-7 कंट्री दिख रहे होंगे छोटे छोटे। दिख रहा है कि नहीं? ठीक, बहुत छोटे छोटे कंट्री। तो बेलिज के पीछे की तरफ यहां पर एक कंट्री दिख रहा होगा जिसका नाम है ग्वाटेमाला। दिख रहा है कि नहीं? और ग्वाटेमाला के बगल में यहां पर एक और कंट्री दिख रहा होगा जिसका नाम है सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। इससे ऊपर की ओर देखेंगे तो यहां पर दिख रहा होगा होंडुरास। दिख रहा है कि नहीं? ठीक, आपका बिल्कुल इसके किनारे पर ये बड़ा ये वाला कंट्री होंडुरास। और नीचे यहां पर देखेंगे तो यहां पर पूंछ में एक और दिख रहा हो कोस्टा रिका। और नीचे आ जाएंगे तो कौन सा? पनामा। तो ये जो कंट्री हैं आपके, इनको मिलाकर बोला जाता है क्या? मध्य अमेरिका, यानी सेंट्रल अमेरिका। ठीक, ये दोनों पूंछ का काम करते हैं। किसको जोड़ते हैं? नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ते हैं। अब इस सेंट्रल अमेरिका के दोनों तरफ क्या है? समंदर है। इस साइड में कौन सा सागर है? ये कौन सा है? एटलांटिक महासागर। ठीक है, और इस साइड में कौन सा है? पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, तो जो कंट्री आपको ये दिख रहे हैं, ये वाले 7 कंट्रीज, इन 7 में आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादातर कंट्री हैं, 2 को छोड़कर वो आपके एटलांटिक को भी टच करते हैं और पैसिफिक को भी टच करते हैं। ठीक, गौर से उसमें देखिए, यहाँ पर जो पैसिफिक वाला जो रीजन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैरिबियन सी। क्या बोलते हैं? कैरिबियन सी। कैरिबियन से आपके कभी नाम सुना है ये? ठीक, अरे वेस्ट इंडीज वाला, हाँ, क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने तो सुना ही होगा। एटलस नहीं देखा कभी तो क्रिकेट के नाम से तो सुना ही होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो कैरिबियन सागर जो है, वो कैरिबियन सागर आपका किसका पार्ट है? किसका? एटलांटिक का, यानी कि अंध महासागर का हिस्सा है। ठीक है, इस साइड में कौन सा है? पैसिफिक। तो एक कंट्री देख रहे होंगे बेलिज। बेलिज किसको टच करता है? कैस्पियन सागर को, यानी कि एटलांटिक को। इसका मतलब बेलिज का कोई कनेक्शन प्रशांत महासागर की तरफ नहीं है। बात क्लियर? दूसरा देखेंगे होंडुरास। होंडुरास का छोटा सा पार्ट कैस्पियन को टच करता है, मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? प्रशांत के साथ। ठीक, उसके नीचे देखेंगे कौन सा वाला आपका? सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। ठीक, तो देखिए इसमें 2 कंट्री हैं आपके, बेलिज सिर्फ कैस्पियन को टच करता है और एल सेल्वाडोर सिर्फ किसको? प्रशांत को टच करता है। और बाकी सारे कंट्री, चाहे पनामा हो, चाहे कोस्टा रिका हो, चाहे होंडुरास हो, चाहे ग्वाटेमाला हो, ये सारे के सारे कंट्री दोनों को ही टच करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आपके दोनों को तो किसको टच करते हैं? इधर करते हैं अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन को, और इधर करते हैं पैसिफिक को। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। बेलिज करता है किसको? सिर्फ कैरिबियन को। ठीक, और इधर से आपका एल साल्वाडोर करता है सिर्फ पैसिफिक ओशन को। बात क्लियर? ठीक, कौन सा? अभी पहुंच रहे, चिंता ना करिए, वेस्ट इंडीज घुमा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस रीजन में देखेंगे कैरिबियन सी के किनारे किनारे, यहां पर जो कैरिबियन सी आपको दिख रहा है, इसके किनारे किनारे यहां इसमें एक कंट्री आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और इस कंट्री का नाम क्या है? क्यूबा। क्यूबा किस लिए फेमस है? ठीक है, 2 चीज़ों से। एक तो यहाँ पर आपका गन्ना उत्पादन बहुत होता है। ठीक, और जहाँ गन्ना उत्पादन हो इंडियन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपके गन्ना उत्पादन था इंडिया में कब शुरू हुआ?
अंग्रेज जब आए, जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो आपके मीठा करने के लिए गन्ना नहीं जानते थे, यूरोपियन गन्ना नहीं पहचानते थे, वो शक्कर से और आपके उससे किया करते थे, सॉरी क्या नाम है, शकरकंद से, इन सब से मीठापन लाते थे और प्लांट की जड़ों से। उन्होंने इंडिया में जब आए उन्होंने देखा अरे वाह इधर तो बड़ा लंबा तकड़ा आपको गन्ना मिलता है और उससे चीनी बनाई जा सकती है, यानी मीठा बनाया जाता, तो उसमें चीनी नहीं गुड़ बनाया जाता था। बोलिए तो बड़ा आपका इंतजाम। तो उन्होंने क्या कि इंडियंस को पकड़ के यहाँ से और दूसरे देशों में जिन एरियाज में गन्ना उगा सकते थे वैसी क्लाइमेट थी वहां पर भेजा, और इस एग्रीकल्चर के पर्पज से जो आपके भारत से गुलाम बना के ले जाएगा, गुलाम नहीं मजदूर आपके जो पकड़ के ले जाएगा, उनको बोला गिरमिटिया मजदूर, इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक, तो भारत से गिरमिटिया मजदूर कई सारी जगहों पर गए। सबसे पहले पकड़ के कहाँ भेजे गए? इंडिया से अफ्रीका में, जिससे बोलते थे साउथ अफ्रीका, गांधी जी वाली कर्म भूमि। ठीक है, पता है ना साउथ अफ्रीका? अरे क्रिकेट खेलते हैं ना, हाँ तो बस ठीक है, डिविलियर्स वाला। ठीक है, अब तो याद होगा। ठीक, तो वो वाला क्या था आपको उस वाली जगह में। तो इंडियन को जब विशेषकर कौन से क्षेत्र से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार, इस रीजन से पकड़ के सबसे पहले कहाँ पहुंचाए? मॉरिशस। मॉरिशस से उनको छोड़ दिया आपके कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उन्होंने जब रोना धोना मचाया, बोले ठीक है हम तुम्हें फिर पहुंचा देते घर, उन्हें फिर से जहाज में बिठाला, फिर छोड़ दिया वेस्ट इंडीज लाकर। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस क्षेत्र में आपको छोड़ा तो इस एरिया में कभी ऐसा हो ही नहीं, मैंने आपको वही बताया कि कोई ऐसा रीजन हो ही नहीं सकता जहाँ गन्ना उत्पादन हो भारतीय ना मिले। एक कंट्री आपने सुना होगा फिजी, कहाँ पर है ये पड़ता है आपके ऑस्ट्रेलिया, उसके न्यूजीलैंड के ऊपर। अब न्यूजीलैंड कहाँ पर है? पैसिफिक में है, इस वाले किनारे पर इधर पड़ेगा आपको, हम लोग जानेंगे उसमें जब पैसिफिक पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तब। ठीक है, वहाँ पर भी इंडियन मूल के लोग पहुँचेंगे। तो ये वाला जो रीजन है, तो देखिए क्यूबा में दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो वो गन्ना उत्पादन के लिए, तो उस गन्ने से ज़्यादातर क्या बनाता है? वो चीनी बनाता है। दूसरी चीज़, दुनिया में एक सबसे छोटी चिड़िया पाई जाती है, हमिंग बर्ड। कितनी बड़ी होती है? मधुमक्खी के बराबर। हाँ जी, अब उसे मधुमक्खी क्यों नहीं कहा, चिड़िया ही क्यों कह दिया? तो ऑल मैटर्स बायोलॉजी। ठीक है, जो एनाटॉमी है उसकी वो चिड़ियाओं से मिलती जुलती है। ठीक है, इसलिए तो जो हमिंग बर्ड है वो इसी वाले राज्य की है। दूसरी चीज, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसआर के कुछ ही आपके मित्र देश थे, उसमें क्यूबा सबसे इंपॉर्टेंट देश था। ठीक है, उसका पड़ोसी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कई सारे छोटे छोटे आपके क्या मिलेंगे? कंट्रीज मिलेंगे, और इन कंट्रीज को बोला जाता है कौन से नेशंस? इन्हें बोल देते हैं कैरिबियन नेशंस या कैरिबियन राष्ट्र। ठीक, अब ये इतने छोटे देश हैं कि इन किसी की आबादी 10,000 है, तो किसी किसी द्वीप पर आबादी हो सकता है कि आपका 800-1000 के करीब हो, किसी किसी पर आबादी आपको थोड़ी ज़्यादा भी है। अब यहाँ के लोग अगर मिलकर सारे लोग चुनाव लड़ें तो जनता तो बचेगी नहीं, आपका एक पार्षद बन जाए, कुछ प्रधान बन जाए, कुछ आपके मंत्री बन जाएंगे, तो रूल किस पर करेंगे? और जो बचे कुछ है वो कहाँ चले जाएंगे? वो दूसरे देशों में राजदूत बन के निकल जाएंगे। हर देश का एक दूसरे देश में राजदूत जरूर होता है। दुनिया में करीब 210 देश हैं, तो 210 तो राजदूत चाहिए, पर उनका स्टाफ भी चाहिए सपोर्ट में। ठीक है, तो देश में रहेगा कौन? तो ऐसी कंडीशन में आबादी कम थी, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, बोले एक काम करते हैं, बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बोले सब तो क्या बन जाएंगे आपके? ठीक है, ऑफिस बियरर बन जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा कौन? फिर शासन किस पे करेंगे? तो ऐसे में इन्होंने क्या कर लिया, आपका आपस में सरकारों का गठबंधन बना लिया। यानी देश आपका, इन्होंने कहा कि ठीक है तुम देश हो स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र देश हैं, लेकिन मजबूरी को ध्यान में रखते हुए हमें गठबंधन बनाते हैं, और इस गठबंधन को उन्होंने नाम दे दिया क्या चीज? वेस्ट इंडीज। ठीक, अब वेस्ट इंडीज में कई सारे देखिए, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, ठीक है, सेंट डोमिंगो, ऐसे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। अब जो छोटे छोटे, अब सोचिए इनमें इतने छोटे आइलैंड भी हैं कि अगर वो अपनी देश की क्रिकेट टीम बनाते तो 11 प्लेयर वो चाहिए थे, एम्पायर चाहिए थे। ठीक है, फिर कुछ आपके वो कौन से बॉल बॉय होते, कौन से होते हैं वो, कुछ वो चाहिए थे, तो फील्ड में देखने लायक कोई नहीं बचता। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे क्या किया, बोले अलग फील्ड क्रिकेट टीम बनाने से बेहतर बोले सब लोग मिलकर बना लो, कुछ देखने वाले भी हों, ताली बजाने वाले, और कुछ खेलने वाले भी हों। मजा तो तभी है ना, अकेले खेलते रहो क्या फायदा? ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट इंडीज क्या एक और आपकी क्या चीज है, एक लूज संगठन है, किसका? इंडिपेंडेंट नेशंस का। अब इस वाले रीजन में जो आपके देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको बोला जाता है एंटिलीज। क्या बोलते हैं? एंटिलीज।
कुछ हैं यहां पर, इनको बोला जाता है ग्रेटर एंटिलीज, और इधर वालों को बोला जाता है कौन सा, लेसर एंटिलीज। ठीक, तो दो टाइप की एंटिलीज हैं यहां पर, ग्रेटर यानी कि महा एंटिलीज और लेसर यानी कि निम्न एंटिलीज। और इनके बीच में जो आपका पूरा ये क्षेत्र पड़ गया, ये वाला जो सी है, इसको बोला जाता है कौन सा सी, इसको बोलते हैं कैरिबियन सी। क्या बोलते हैं, कैरिबियन सी। ठीक है, अब आप जो एटलस देखेंगे अपना, तो एटलस में देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको एकदम से, क्यूबा के बाद आता है हवाना, ठीक है, सॉरी क्या नाम, जमैका नीचे की ओर, और जमैका के नीचे इसके आगे देखेंगे तो हैती, ठीक, उसके नीचे डोमिनिकन रिपब्लिक दिख रहा है कि नहीं आगे, और उसके आगे सैन जुआन। ये पूरे क्या आते हैं इस वाले रीजन में जो आते हैं, ये कौन से हैं, ये हैं ग्रेटर एंटिलीज। कौन से हैं, ग्रेटर एंटिलीज। और अपने एटलस में देखिए कोने में बक्से में लिखा होगा एक जगह, एटलस के कोने में बक्से में, वहां पर आपको कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे, ठीक, जिसमें लिख रहा होगा वर्जिन आइलैंड, सबसे ऊपर दिख रहा है कि नहीं। और वर्जिन आइलैंड में किसका है, यहाँ ये वाला यहाँ लिख रहा होगा वर्जिन आइलैंड, और उस वर्जिन आइलैंड पर आगे लिख रहा होगा यूएसए। क्या लिख रहा होगा, यूएसए। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा। ये वाला एटलस है, इसके कोने में देखो यहाँ नीचे की ओर, अब दिखा, हाँ ठीक है, नज़र कमज़ोर है, गाजर खाइए जम के, ठीक है। तो देखिए नजर, पालक से आयरन बढ़ता है, किसने बता दिया तुमको, ठीक है। अब आंखों में तुम्हें लोहा थोड़ी उगाना है, ठीक है, नज़र बढ़ानी है, ठीक है। तो देखिए, तो जो वर्जिन आइलैंड है उसके आगे लग रहा होगा यूएसए। अब यूएसए क्यों लिख रहा है इस पर, यूके लिखा होगा, हाँ ठीक है, यूके यूएसए। अब देखिए एक्चुअली क्या है, ये पार्ट यूके का है, लेकिन लीज पर किसको दिया गया है, यूएसए को। एक टर्म होती है लीज, लीज का मतलब होता है कोई खास जगह है, हम उसे 99 साल 199 साल जैसी हमारी आपकी क्या है इच्छा, दूसरे देश को दे देते हैं। जैसे इंडियन ओशन में एक जगह है आपकी कौन सी, चागोस आर्किपेलागो, चागोस प्रायद्वीप, आपका द्वीप समूह किसके नीचे है, भारत के नीचे, श्रीलंका के नीचे है, और ये बिल्कुल मिलेगा कहाँ पर, मॉरिशस के साइड में। पढ़ाऊंगा इंडियन ओशन तब बताऊंगा। अब उसकी कहानी है, उस द्वीप पर आज भी शासन किसका है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। तो वो यूनाइटेड किंगडम के लिए एक ओवरसीज टेरिटरी है। अब उसमें एक द्वीप था, एक बड़ा सा आइलैंड था, जिसका नाम था आपका डिएगो गार्सिया। अब डिएगो गार्सिया को यूके ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया, किसको, यूएसए को। और यूएसए ने वहाँ पर बनाया अपना नेवल बेस, यानी कि नौसैनिक अड्डा। तो जब 1971 में आपका वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तो हुआ क्या था, इंडिया थोड़ी डोमिनेंट पोजीशन में था, तो यूएसए ने खुली धमकी दी थी कि भारत को अपने कदम वापस ले लेने चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, जहाज़ों से अटैक कर देंगे बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जहाज आए कहाँ से, डिएगो गार्सिया से, कि उसका नौसैनिक अड्डा था वहाँ पर। बात समझ में आई। और तब क्या हुआ फिर आपका जो काउंटर अटैक कैसे हुआ, फिर उस समय की यूएसएसआर ने एक ही कमेंट दिया, एवरी अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन दी यूएसएसआर, बस, बाकी बल फ्यूज, ठीक है, यही तो होना था, ठीक है। अरे मित्र बोल दे ये हमारा दोस्त है, कुछ इसको दिक्कत हुई तो उनको देख लेंगे, तो बात खत्म हो गई फिर, ठीक है, बात क्लियर। तो जो, हाँ बिल्कुल, उसके बहुत सारे नेवल बेस हैं यूएसए का, पूरे वर्ल्ड वाइड आपके हर सारे ओशंस में कई सारे नेवल बेस हैं, ठीक है। इंडियन ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिएगो गार्सिया है। तो देखिए ये वाला जो आपका रीजन है, जिसमें आपका क्या टाइम हो गया, क्या अभी थोड़ी ना हो गया होगा, नहीं बेचैनी लग रही है आपको इसलिए पूछा मैंने तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इस रीजन में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे। ऊपर की तरफ से देखिए जो लोग एटलस लाए हैं, बाकी लोग नहीं लाए तो सिर्फ आप कथा प्रवचन सुने, ठीक है। तो गलती मैं तो कई दिनों से समझा रहा हूँ कि एटलस लेकर आइए, बाकी आप लोग क्या है, कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार आपको पहुँचाने का किराया भी दे आपको, बहुत से लोगों की उम्मीद ये है, ठीक है। आधे लोग तो आपके, आधे क्या मेरे ख्याल से 80% इसी उम्मीद पर आ रहे हैं,
कि जिस दिन टैबलेट आन में उस दिन यहाँ पर इधर कदम देखेंगे भी नहीं। और सरकार भी चालाक है, तुमको आईएएस बना के छोड़ेगी टैबलेट के चक्कर में। ठीक है, देखिए कि टैबलेट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, टैबलेट का तो वो कैप्सूल गोली कुछ नहीं मिलेगी। मिलेगा, टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लेसर एंटिलीज में देखेंगे तो ऊपर लिख रहा होगा आपको वर्जिन आइलैंड, ठीक, उसके लिख रहा होगा नीचे एंटीगुआ बारवा, लिख रहा है कि नहीं, एंटीगिया बारबुडा, यही तो लिखा है। हाँ, उसके नीचे लिख रहा होगा आपको कौन सा वाला, ग्वाडेलोप, ग्वाडेलोप के नीचे लिख रहा होगा फ्रांस। तो ये क्या है, फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी है। उसके नीचे आएंगे तो दिख रहा होगा डोमिनिका, और नीचे जाएंगे तो मार्टिनिक। मार्टिनिक क्या है, ये फिर से फ्रांस की टेरिटरी है। और मार्टिनिक आइलैंड पर बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है एक, जहां पर पूरा का पूरा एक शहर ज्वालामुखी के नीचे दब गया। ये अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, ठीक। और वो आपके वॉल्केनो जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा, ठीक है। उसके नीचे दिखेगा आपको किंगस्टन, और नीचे विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस और ग्रेनाडा और टोबाको, ये कई सारे आपके छोटे छोटे आइलैंड्स इस एरिया में दिखेंगे, ठीक। तो ग्रेटर एंटिलीज है, उसमें बड़े आइलैंड्स हैं, और लेसर एंटिलीज में छोटे आइलैंड्स हैं। इन्हीं में से कई सारे देश जो इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने एक संघ बनाया, लूज कन्फेडरेशन बनाया, जिसका नाम क्या दे दिया, इसी को नाम दे दिया आपका वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ये क्या है, एक महासंघ समझिए इसको, ठीक है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, सुना है कि नहीं। हाँ, और 2007 में हमारे क्या हुआ था, आपका एक टीम ऐसी पल्ले पड़ गई जिसको हमने पीट पीट के स्कोर खड़ा कर दिया था वर्ल्ड कप में, याद है कि नहीं है, कौन सी थी वो, बरमूडा ही तो थी। हाँ, तो देखिए इस वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर ये रीजन कौन सा है, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा किसका है, यूएसए का, ठीक। और ये कौन सा है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में एक जगह है, और इस जगह का नाम क्या है, इसे ऊपर लिख रहा होगा बहामास, देख रहे होंगे, एक दिख रहा है कि नहीं। हाँ, इसी पर। तो यहाँ पर जो आपकी जगह है, इस वाले रीजन में एक ट्रायंगुलर शेप का एक आइलैंड है, ऐसे मतलब सॉरी ट्रायंगुलर शेप का एक एरिया है, और वो एरिया कैसा, बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रहस्यमय है, कि यहाँ पर जो भी जाता है वो कोई वापस नहीं आता। समंदर में जाए वो तो छोड़िए, इसके ऊपर से अगर कोई प्लेन चला गया तो वो भी वापस नहीं आता। और आज तक ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और वो इंसिडेंट्स कैसे हुए, कैसे पता लगे, कि जब आपका कॉलोनी यहाँ पर आके बसने लगी इस एरिया में, तो बहुत सारे देशों ने, विशेषकर यूएसए के आपके जो यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने देखा कि जहाज यहाँ तक तो सही सलामत आया, उसके बाद गायब हो गया। कई बार फिर क्या हुआ, आपका इस वाले एरिया से आया, इधर आपको पहुंचा, उसके बाद गायब हो गया, और जो गायब हो जाता वो कहीं वापस नहीं मिलता, जैसा आपका कूड़ा तक नहीं मिलता उसका, तो पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है। फिर देखा कि यहाँ से कई बार आपका प्लेन ऊपर से निकल गए, वो भी खिंच के चले गए ज़मीन में, नीचे चले गए। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस रीजन है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, और इसको बोला जाता है बरमूडा ट्रायंगल। और ये कहाँ पर है, ये है एटलांटिक ओशियन का पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कारण बताऊं क्या है आपका, इसमें आपके जो लोग हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर शैतान का अड्डा है, ठीक है, ठीक है, तो शैतान का साला नहीं, शैतान का अड्डा, ठीक है। बहुत से लोग हैं उनका मानना है कि इस रीजन में क्या है, एलियन का रास्ता है, यहाँ से तो जो भी आता है एलियन पकड़ के ले जाते हैं उसको। दूसरी चीज, यहां पर देखिए रडार सिस्टम के भी सिग्नल वापस नहीं आते, तो यूं समझिए पृथ्वी का ब्लैक होल। ब्लैक होल जानते हैं ना क्या होता है, कि जहां पर लाइट पहुंच जाए सूर्य की, वो भी वापस नहीं आती। ब्लैक होल मतलब एवरीथिंग इज ब्लैक, कुछ ही वापस नहीं आना, सब कुछ हजम। उसकी डायजेशन पावर बहुत स्ट्रांग, आपके मगरमच्छ की तरह, पत्थर डालो वो भी स्वाहा, ठीक। तो ब्लैक होल की अभी क्या होती है, कैप्चरिंग पावर बहुत हाई होती है, मैग्नेटिक पावर बहुत हाई। तो ऐसे ही है आपके किसमें, बरमूडा ट्रायंगल में। और आज तक ये नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन एक रीजन इसके पीछे दिया जाता है, वो ये कहते हैं, बोले इसके निचले रीजन में, नीचे पृथ्वी की कोर में, यहाँ पर मैग्नेटिज्म बहुत हाई है, यानी चुंबकत्व तो इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो ये सिर्फ हो सकता है,
कन्फर्म कुछ नहीं है। बात क्लियर? ठीक। अब देखिए इस वाले रीजन में यहां से यहां तक कई सारे हमने जो कंट्री पढ़े, 3 ये 7 ये, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में हम लोग इसको फिजिकल देखते हैं, इसका पूरा रीजन। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर आपका हिमालय है, ऐसे इनका अपना देसी हिमालय एक, और वो कहाँ से है, यहाँ से शुरू होकर पूरा यहाँ तक जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे? नहीं, इसे बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ध्यान देना है, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा आपकी पूरी बड़ी माउंटेन रेंज है जो यहाँ से शुरू होकर पूरे वेस्टर्न कोस्ट पर है, पूरे वेस्टर्न कोस्ट पर अमेरिका के। अब उसमें से इसके सेगमेंटेड पार्ट हैं। अगर ये रेंज यहाँ पर है तो इसका नाम दे दिया क्या चीज़, अलास्का रेंज। अब यहाँ पर मिली तो इसके नाम दे दिया क्या, मैकिंजे। ठीक, क्या नाम दे दिया, मैकिंजे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मौजूद रही तो इसे क्या नाम दे दिया, तो इसे कह दिया रॉकीज। और रॉकीज क्या, ये सबसे बड़ी रेंज है इसमें, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे तो इसके और कई सारे नाम हो गए इस वाले रीजन में। तो एटलस अपना खोलिए और उसमें देखिए ऊपर की तरफ से। ठीक, टाइम हो गया। रॉकीज के नाम से बड़ी दम आ गई तुम्हारे अंदर, ठीक है। मतलब पहाड़ चढ़ लिए क्या तुरंत ही, ठीक है। मैं सरेश भाई की एक्टिविटी देख रहा था, पता लग गया था टाइम हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए अब मेरी क्लास कल तो होगी नहीं, कल तो सैटरडे है शायद, ठीक। अब आपके मिलेंगे सैटरडे को, जो भी आएगा या जो भी हो, पता नहीं मुझे किसकी क्लास है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, आपका जब भी मेरी क्लास होगी तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी चीज़, जो लोग आपके एटलस नहीं ला वो शकल नहीं दिखाएं बिल्कुल भी, ठीक है। कि ज्योग्राफी है तो भाषा प्रयोग नहीं चल रही कि मैं बोलूँ और आपसे निकल जाए उसके बाद, ठीक है।